हेलो एवरीवन। सो अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं फॉर द जून अटेम्प्ट, हियर आर सम डूज एंड डोंट्स जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ जो है वो क्लियर करना चाहते हो। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं स्ट्रैटेजी बनाने में या एक प्लानिंग करने में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, जिससे आपका टाइम भी चला जाता है, आप मेहनत भी बहुत करते हो बट कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो देयर आर सर्टेन पॉइंटर्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए बिफोर आप अपनी जून की जर्नी जो है वो शुरू करते हो। देखो, सबसे पहले आप जब आप प्लानिंग कर रहे हो ना कि आपको किस तरीके से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, तो सबसे पहली शुरुआत होती है एक टाइम टेबल बना के। ठीक है, तो मेरा टाइम टेबल कैसे बनेगा? सबसे पहले आपने पेपर एनालिसिस कर लिया, जितने भी पेपर्स आए हैं प्रीवियस ईयर्स में आपने एक बार गो थ्रू कर लिया, पेपर थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब आपको सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप एक और रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना। देखो, रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? हम रैंडम टाइम टेबल बना लेंगे जिसमें हम रात के 2 बजे तक जगे हैं, सुबह 6 बजे उठ जा रहे हैं, ये टाइम टेबल नहीं चलेगा, क्योंकि विथ टाइम आप बीमार पड़ जाओगे, विथ लॉट ऑफ एग्जॉशन, क्योंकि ये 1 महीना की जर्नी नहीं है, दिस इज अ जर्नी फॉर 3 मंथ्स 4 मंथ्स। तो सस्टेनेबल टाइम टेबल बनाना। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको पता है कि उस टाइम पे आप रहते ही नहीं हो और आप उसी टाइम पे अपना टाइम टेबल बनाए हो पढ़ने का, अगेन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है। तो टाइम टेबल बनाने के लिए आप ये देखो, आप कब फ्री होते हो। मतलब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो तुम फ्री कब होते हो? ठीक है, अगर आप क्लासेस लेते हो, आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो आप फ्री कब हो? पहले तो वो टाइम निकालो कि व्हाट आर द टाइम्स वेयर यू आर स्पेसिफिकली फ्री। ठीक है, आप जब हम लोग स्पेशली वो टाइम निकालते हैं कि ठीक है भाई, ये मेरा कॉलेज का टाइम है, इस टाइम पे अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो, आप क्लासेस करते हो, तो हमने वो निकाला। फिर आप एक क्लियर सा टारगेट बनाओ, गो फॉर मंथली टारगेट। ठीक है, कि भाई इस महीने में मुझे क्या क्या पढ़ना है, एक ओवरऑल टारगेट बनाओ। फिर उसको वीकली टारगेट्स में कन्वर्ट करो कि ठीक है, इस वीक में मुझे क्या क्या पढ़ना है, और फिर इसको डेली टारगेट्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप पेपर 1 एंड पेपर 2 को इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज है, अपने स्टडी टेबल पे बैठो, शांत दिमाग से देखो कि आपके पास कहाँ कहाँ टाइम है, और एक टाइम टेबल बनाओ। आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, मेरे को दोनों मिला के जेआरएफ आएगा, है ना। तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई ये महीने का टारगेट कैसा है, ये महीना मेरा लगता कैसा है, इस वीक में क्या पढ़ना है। इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपको समझ आएगा कि यार मेरे तो आज डेली टारगेट हुए नहीं, ये वीक का टारगेट हुआ नहीं, तो आपको अपना प्रोग्रेस समझ आएगा। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करना है और आपको एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, फिर देखो, नो व्हाट टू स्टडी, ये आता है हमारा सेकंड स्टेप। चलो मेरा टाइम टेबल बन गया, लेकिन पढ़ना किससे है और मुझे कैसे पता चलेगा मुझे किससे पढ़ना है? अगेन, जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करोगे, जब आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करते हो, आपको समझ आता है पेपर का ट्रेंड क्या है, आपको समझ आता है पेपर का पैटर्न क्या है, आपको समझ आता है कि इस पेपर का लेवल क्या है। इसी ट्रेंड पैटर्न्स और लेवल के हिसाब से हमें अपनी सोर्सेस सजेस्ट करनी है, जो यूजीसी नेट के लिए मोस्ट जो ऐसे बुक्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, मुझे वो सोर्सेस पढ़नी है। ठीक है, तो जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपने इग्नू उठाया, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने बेसिक बुक्स उठाया। तो सबसे पहले यू नीड टू बी क्लियर कि मेरे को पढ़ना क्या है। हाँ, बहुत ज्यादा बुक्स से नहीं पढ़ना है। कभी कभी होता है कि हम जब बुक शॉप जाते हैं तो यार मुझे इतनी सारी बुक्स जो है वो दिख जाती है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा बुक्स से नहीं पढ़ना है। हाँ, डिपेंडिंग किस टॉपिक पे है, जैसे आप देखोगे किसी टॉपिक में 2 बुक से काम चल जाएगा, किसी टॉपिक में आप देखोगे थोड़ा स्पेशलाइज मटेरियल भी आता है, तो ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास एक पीवाईक्यूज का सेक्शन होना चाहिए, आपके पास बेसिक बुक्स होने चाहिए यूजीसी नेट के, कहीं कहीं पे इफ नीडेड, तो किसी टॉपिक के लिए अगर कोई स्पेशलाइज मटेरियल हमको चाहिए, इफ नीडेड, तो आपके पास ये स्पेशलाइज मटेरियल्स होने चाहिए, इफ नीडेड। सो दिस इज हाउ आपको देन बुक्स शॉर्टलिस्ट करनी है। और देखो, यहाँ पे आपको बहुत स्मार्ट रहना है। कई बार ऐसे बुक्स होते हैं जो यूजीसी नेट लेवल की नहीं होते हैं, आप उससे पढ़ते हो। अब आपको पता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो वैसा नहीं है, पेपर मुश्किल आ रहा है, क्वेश्चंस मुश्किल आ रहे हैं, लेवल ऊपर है, तो यहाँ पे आपको बहुत स्मार्ट रहना है। क्योंकि देखो क्या है, आप 6 मंथ्स अपने लाइफ में इस एग्जाम को दे रहे हो, और अगर हम ऐसे सोर्सेस से पढ़ रहे हैं जिससे मेरे क्वेश्चन शायद ही ना निकले, तो फिर वहां पे गड़बड़ है, क्योंकि आप अपना टाइम भी दे रहे हो, 100% पढ़ भी रहे हो, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो जस्टिस नहीं करेंगे। तो टाइम टेबल बनने के बाद भाई पढ़ना कैसे है, हर चीज हमें नहीं पढ़ना है। सिलेबस का जब एनालिसिस करते हो उसमें भी आप देखोगे
हमारे पास 10 यूनिट्स होते हैं, बट उस 10 यूनिट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो शायद कभी पेपर में नहीं आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रेंडिंग आते हैं, जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्या इस सोर्स में वो कवर्ड है, तो थोड़ा सा उस तरीके का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। बेसिक बुक्स जो है यू नीड टू नो कि पढ़ना कहाँ है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड चीज में, विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो भाई, मेरे तैयारी का फाउंडेशन है पीवाईक्यू। मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मुझे कैसे पता चलेगा किस लेवल पे मुझे जाना है। इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ट्रेंड एनालिसिस। हमें ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है कि बस हमने बुक खोला और हम पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं। वही मैंने आपको बोला, पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इससे तुम्हें यह पता चलेगा कौन सा टॉपिक पेपर में ट्रेंडिंग है। जैसे देखो, जब आप पीवाईक्यूज पढ़ते हो, एनालिसिस करो कौन सा टॉपिक है जो हर साल आता है, एवरी ईयर, हर साल जो है यहाँ पे कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है। कौन सा टॉपिक है जो ना 3 से 4 साल में एक दो बार आया, कौन सा टॉपिक है जो बहुत रेयर आता है, मतलब 8 साल में एक बार आए। तो पहले तो ऐसा फनलिंग करो, ठीक है। उसके फनलिंग करने के बाद ये देखो कि ठीक है भाई, पेपर में लास्ट 5 इयर्स में कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग है, उस टॉपिक का कौन सा सब टॉपिक ट्रेंडिंग है, ठीक है। अच्छा, कौन से सब सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मौर्यन पीरियड पढ़ रहे हो तो मौर्यन पीरियड में आर्किटेक्चर आ रहा है, ठीक है। आर्किटेक्चर से क्या आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या ऊपर ऊपर पढ़ने से हो जाएगा या थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, डिटेल में जाना पड़ेगा। तो आपको पीवाईक्यूज इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। आइडियली आपका तरीका क्या होना चाहिए, जब आप कोई चैप्टर शुरू करने वाले हो, एक बार इसके पीवाईक्यूज को ब्राउज कर लो, ऊपर ऊपर देख लो कि अच्छा इस चैप्टर से पूछा क्या गया है। ऑब्वियसली आपने अभी चैप्टर नहीं बनाया पढ़ा है तो उतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। चैप्टर खत्म होने के बाद उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, ठीक है। जो पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर पा रहे हैं, हम उसके आंसर तक पहुंच गए, ओके, ठीक है। एंड जो पीवाईक्यूज हम आंसर तक नहीं पहुंच पाए, आपको लगता है कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है या आपको लगता है यार ये बड़ा न्यू सा क्वेश्चन है, कभी सुना नहीं था, उसको आप लर्न करके अपने स्टडी मटेरियल में ऐड कर लोगे। सो पीवाईक्यूज सिर्फ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होना चाहिए, पीवाईक्यूज शुड ऑल्सो बी लाइक अ स्टडी मटीरियल, ठीक है। सो इस तरीके से पीवाईक्यूज को हमको अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करनी है, ठीक है। जो नया है, आपको लगता है यार ये फैक्ट तो कभी सुना नहीं या ये तो टॉपिक पे पढ़ा ही नहीं, उसको आप लर्न कर लोगे। 5 लाइन का स्टेटमेंट है, आप आंसर तक पहुंच गए लेकिन आपको लगा यार ये 5 में तो 4 लाइन मुझे पता ही नहीं था, उसको लर्न कर लोगे। तो पीवाईक्यूज आपका लर्निंग मटीरियल की तरह भी काम करेगा एंड पीवाईक्यूज विल ऑल्सो हेल्प यू ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर देखो पेपर 1, बहुत, ये मैंने आपको फर्स्ट में भी बोला है, बहुत लोगों को ये लगता है कि पेपर 1 ऑन द स्पॉट कर लेंगे, एग्जामिनेशन के दिन जाके कर लेंगे, नहीं। पेपर 1 इज द मेक एंड ब्रेक। पेपर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेपर 2 में तो अच्छा ले आए बट आप पेपर 1 में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, सारा नंबर वहां चला गया। तो पेपर 1 में देखो, जब आप यूनिट्स का डिवीजन करते हो, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो एनालिटिकल हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कंसेप्चुअल है ना, एनालिटिकल है, कंसेप्चुअल है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। जैसे ये सारे ऐसे टॉपिक्स हो गए जो हर दिन आपको कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे से रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, जैसे से कम्युनिकेशन, है ना। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े एनालिटिकल है, मतलब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आता है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अगेन इनको रट के काम नहीं चलेगा। जैसे पेपर 1 में हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन, जो हमारे डीआई हो गया, ठीक है, हमारे मैथ्स का टेबल हो गया, ये सारी चीजें जो गई हमें डेली प्रैक्टिस करनी। जैसे लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन वो वाला पार्ट हो गया, ठीक है। सो दीज आर दोज थिंग्स जो मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स भी आता है और स्टैटिक भी आता है ना। जैसे हायर एजुकेशन हो गया, जैसे आप पढ़ते हो ना हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट वाला पार्ट हो गया, सॉइल वगैरह हो गया, तो सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है वो भी पूछा जाएगा। एंड कुछ नया गवर्नमेंट ने नया कुछ पॉलिसी निकाला है वो भी पूछा जाएगा। तो पेपर 1 को ऐसे डिवाइड करना है, कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे पेपर 1 के जो हर दिन प्रैक्टिस करने। पेपर 1 को स्टार्टिंग से ध्यान देना है क्योंकि लास्ट के 20 दिन में पेपर 1 नहीं होगा। ये गलतियां बहुत स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, आप इसको मत करिएगा, ठीक है। फिर रिविजन,
अनदर प्रॉब्लम इज हम रिवाइज नहीं करते हैं, हमें लगता है यार एक टॉपिक हो गया, आप जल्दी से दूसरे पे चले जाते हैं। नहीं, यू नीड टू रिवाइज। रिविजन का बेस्ट तरीका क्या है? एक टॉपिक को मल्टीपल सब टॉपिक्स में डिवाइड करो, ये रिविजन का तरीका है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में पॉलिटी है, मौर्यन पीरियड में सपोज मान लो सोसाइटी है, ठीक है, सपोज मान लो एडमिनिस्ट्रेशन है। और मैं ये टेक्निक हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, ठीक है। और अगर आप अगर ये टेक्निक नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर आप इस टेक्निक को फॉलो करो। जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ा, अब देखो हर एक बड़ी टॉपिक को आप छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दो। पहला इसको पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा, फिर इधर आओ, इसको पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार, इसको पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार, फिर तीनों को रिवाइज करो। यहां पे जब आप इनका रिवीजन करेंगे उसी समय तो कुछ गलतियां निकलेंगी, यहां पे कुछ भूलोगे, उसको यहां पे पढ़ना है। फिर आप इधर आए, इसको 2 3 बार पढ़ा, इसको 2 3 बार पढ़ा, फिर सारा को रिवीजन करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार। ऐसे करके मुझे रिवीजन करना है हर दिन। मेरा जो डेली प्लान है उस डेली प्लान में रिवीजन के लिए जगह होनी चाहिए। अगर आप बहुत सारा डेट्स पढ़ते हो, बहुत सारा फैक्ट्स पढ़ते हो, तो अगर आप उसको 2 3 बार नहीं देखोगे तो वो डेट्स एंड फैक्ट्स आपको नहीं याद होंगे, आप ऑब्वियसली भूलोगे, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है, एक बार पढ़ के याद नहीं होगा। तो यू नीड टू रिवाइज। जब पढ़ रहे हो उसी समय 2 3 4 बार कर लिया, नेक्स्ट डे कोई और टॉपिक करना है, इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लिया। तो रिविजन आपके टाइम टेबल में होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम रिविजन नहीं करके टाइम बचा लेंगे, आप बहुत गलत सोच रहे हो, टाइम बचेगा नहीं। रादर जिस टॉपिक पे अभी 10 दिन लगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसमें 10 दिन लगेगा, क्योंकि आप भूल चुके होगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। देखो यूजुअली हम पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट से थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है मेरे को डीमोटिवेशन आ रहा है, बट आप ये भूल जाते हो कि पढ़ाई में देयर इज 2 स्टेप, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2। स्टेप 1 होता है जब आप चीजों को लर्न कर रहे हो, ये मेरा स्टेप 1 है कि हमने सब कुछ लर्न किया। स्टेप 2 इज जो तुमने लर्न किया अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे को एग्जाम में यही करना है। आप कितना भी लर्न करके चले जाओ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको वो कट ऑफ निकालना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए। बहुत सारे लोग भागते हैं कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो मुझे डिमोटिवेशन होगा। क्यों होगा? आप एक प्रैक्टिस पीरियड में हो, आप 6 मंथ्स की तैयारी कर रहे हो, गलत तो होंगे, क्वेश्चंस होने भी चाहिए, तभी तो पता चलेगा प्रिपरेशन में प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे लोग इसी स्टेप 1 में रह जाते हैं एंड स्टेप 2 छोड़ देते हैं, एंड यहां पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, आप हमारे यूट्यूब सेशंस में क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे क्या होगा? एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको ये समझ आएगा आप गलतियां कहां कर रहे हो, आपको ये समझ आएगा आपको इंप्रूव कहां करना है। कई बार हम पढ़ते वक्त कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, आपको पता लगेगा यार इस टॉपिक में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इन सब के जब आप मॉक वगैरह पढ़ते हो, इनके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखने, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्लेनेशन में मिलता है। तो वहां से एक चीज को पढ़ के मल्टीपल चीजों को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो मॉक सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर में अल्टीमेटली वही आता है। फिर देखो नो प्रोकास्टिनेशन। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी तो 6 महीना बाकी है, अभी तो जून दिसंबर का अटेम्प्ट खत्म हुआ है, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। नहीं, अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो आवर माइंड विल ऑलवेज टेल अस कि ठीक यार टाइम तो है, हाँ टाइम है, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है कि उसको कवर करने के लिए आपको 3 महीने 4 महीने 5 महीने चाहिए होगा, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। तो भाई शुरू करना पड़ेगा। जब भी आप शुरू करोगे हमेशा लगेगा नहीं यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 6 महीने है, और नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे, फर्स्ट से शुरू करेंगे। नहीं, यू हैव टू स्टार्ट, क्योंकि अब क्या होगा, फिर एक साइकिल बन जाएगा। जनवरी ऐसे ही चला गया, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, जब तक अप्रैल में हम सीरियस हुए 2 महीना बाद तो पेपर है। 6 महीने का पेपर जो सिलेबस है आप उसको 2 मंथ में कैसे करोगे? प्लस उसके साथ साथ पीवाईक्यूज इंटीग्रेट करो, मॉक्स करो, सेशंस देखो, रिविजन करो, पेपर 1 करो, पेपर 2 करो, वो प्रेशर बिल्डअप करेगा। इसी प्रेशर में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एग्जाम नहीं निकलता है। तो हाँ टाइम है आपके पास, अब तो खैर वो भी नहीं है, धीरे धीरे फरवरी खत्म हो रहा है, हाँ टाइम है तुम्हारे पास, बट टाइम इसीलिए है क्योंकि सिलेबस बड़ा है, टाइम इसीलिए है क्योंकि आपको इसी टाइम में पीवाईक्यूज, मॉक्स, यूट्यूब सेशंस, रिवीजन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब कुछ करना है। तो जितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसके लिए टाइम हमेशा ही कम है, ठीक है। तो शुरू करना है, ये नहीं कि आज कल परसों करके हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं।
अवॉइड मल्टीटास्किंग। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं। आपको मल्टीपल एग्जाम देना चाहिए, अगर सेम सिलेबस से बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आप अपियर कर सकते हो, यस, लेकिन थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है। अगर मुझे पता है कि भाई मेरे 1 महीने बाद पेपर है, तो मुझे उस पेपर के हिसाब से उसको 100% प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जाम के 2 महीने पहले जब आपको पता है सिलेबस ज्यादा है, अब आप क्या करोगे, और भी चीजों में एंगेज हो जाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। हाँ, आपको बाकी एग्जाम डेफिनेटली देना चाहिए, इससे आपका बैकअप बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, बट थोड़ा सा क्लैरिटी कि भाई ये एग्जामिनेशन मुझे देनी है, एक प्लान बना लो, ये इतने से इतने टाइम तक मुझे इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, इस मंथ से हम नेट के बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो इस महीने सिर्फ नेट को तैयारी करनी है। तो या अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट में क्या होता है, सेमेस्टर एग्जाम क्लैश हो जाता है, ठीक है, और कोई दूसरा एग्जाम क्लैश हो गया तो परेशान हो जाते हैं कैसे मैनेज करें। तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए यू हैव टू मेक अ प्लान। तो एक क्लियर, अगर मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, एक प्लान बनाओ, ठीक है, एक अपना आप स्ट्रैटेजी बनाओ कि ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल चीजें करनी है, मेरा प्लान स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, क्योंकि एकदम से अगर डबल ट्रिपल चीजों पे फोकस करोगे 1 महीने पहले, तो फिर ना नेट निकलेगा ना बाकी एग्जाम्स निकलेंगे। तो प्लान शुरू से ही आपको एक आइडिया होता है कब कौन सा एग्जाम होने वाला है, उस हिसाब से थोड़ी सी प्लानिंग करो अपनी स्ट्रैटेजी में, कब क्या पढ़ना है, ठीक है। डू नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। एक चीज हम और गलती करते हैं, हम पढ़ते कम है और हम कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा सोचते हैं। हाँ, प्रेशर है हमारे ऊपर, हाँ आपको रिजल्ट निकालना है, बट रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं जिसमें से 3 घंटा हम सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं निकला तो क्या, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस सोचेंगे आपको डर लगेगा, आपको एंग्जाइटी आएगी, आप पे प्रेशर बिल्डअप होगा, जो पढ़ रहे हो वो भी भूल जाओगे और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। वंस यू स्टार्ट योर जर्नी, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, अगर पास में निकले कोई बात नहीं, पास की बैगेजेस को साइड रखनी, नए सिरे से आपको शुरू करना है प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर, डू नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। बहुत बड़ी जर्नी है, अपना 100% देना है, दिमाग से नेगेटिविटी स्ट्रेस को साइड रखना है। लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर वो 3 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो 3 घंटे मेरा फोकस सिर्फ मेरे पढ़ाई और मेरे टारगेट्स पे होने चाहिए, ठीक है। फिर डोंट कंपेयर। हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है। एक बहुत खराब हैबिट है जो हम अपनी जर्नी में करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, यार उसका तो 2 बार हो रहा है, उसने तो सब पढ़ लिया होगा, उसने तो ये टॉपिक 3 घंटे में कर लिया, मुझे 3 दिन लग रहे हैं। रिमेंबर, सारे लोगों के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग होते हैं, सबकी जर्नी अलग होती है। आपको नहीं पता, मे बी कोई थर्ड टाइम दे रहा है, उन्होंने बहुत मेहनत की, तो कहीं ना कहीं आपसे आपकी प्रिपरेशन जो है मे बी उनकी आपसे ज्यादा है, ठीक है। कभी ये भी हो सकता है कि कोई फिफ्थ टाइम दे रहा है, लेकिन तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में उससे ज्यादा अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो। सो यू देयर कैन बी नो कंपैरिजन। किसी ने अगर कोई टॉपिक 3 घंटे में कर लिया, दैट मे बी बिकॉज यू नो इसने ये टॉपिक को पहले पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा है तो तुम्हें टाइम लग रहा है। कंपैरिजन नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज सी आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करें। हाँ, आप डेफिनेटली ये देखो कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा है, बट मुझे उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। मुझे ये देखना है कि भाई मेरा इस टॉपिक में पहले इतना नंबर आया था, अब यह है, तो मेरे प्रिपरेशन में क्या दिक्कत है। अपने स्कोर्स को कंपेयर करना है। दूसरों की जर्नी, दूसरों की लाइफ, दूसरों के मार्क्स से कंपैरिजन करके कुछ नहीं होगा। सबकी जर्नी अलग है, अननेसेसरी आप पे स्ट्रेस बिल्डअप होगा, तो ये जो है आपको अवॉइड करना है। एंड हमेशा जब भी आप क्लूलेस हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है यार इतना मुश्किल है, इतनी बड़ी जर्नी है, कभी कभी लाइफ में कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे, कुछ टाइम के लिए पढ़ाई नहीं होगी, डीमोटिवेशन हो जाएगा, डिसिप्लिन थोड़ा चला जाएगा। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्यों मैंने शुरू किया था। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखा है, तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। आपको पता है कि सिलेबस बड़ा है, आपको पता है कि मेहनत लगेगी, आपको पता है कि एक डिसिप्लिन प्रिपरेशन जो है वो करनी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना करियर बना रहे हो, तो अपने लिए आप इतना टाइम दे सकते हो, अपने लिए आप इतनी मेहनत कर सकते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगे हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आस्क योरसेल्फ कि यार व्हाई डिड आई स्टार्ट दिस प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और मुझे खुद के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे खुद के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वर्थ एवरी सिंगल थिंग, है ना। क्योंकि अगर थोड़ा सा पढ़ने से, 3 महीना मेहनत करने से मेरा करियर बन जाता है, मेरी लाइफ सेट हो जाती है, तो इससे अच्छी चीज कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। सो दीज आर सम डूज एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने हैं इन योर प्रिपरेशन जर्नी। प्लीज इनको ध्यान में रखना एंड ऑलवेज टेल योर सेल्फ यू आर द बेस्ट एंड यू विल क्लियर द पेपर। तो ऐसी पॉजिटिविटी के साथ आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।